ऑप्शंस बिल्कुल सही बेटा, पहले है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त सेकंड, फिर समुद्रगुप्त और उसके बाद कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड एग्जैक्टली। और प्रभावती गुप्त इसलिए प्रसिद्ध है इतिहास में क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी की शादी करा दी थी रुद्रसेन नाम के एक राजा से, जो कि वकाटक रूलर थे, वकाटक राजा थे। जिससे हमने ये देखा था कि पूरे डायरेक्टली फॉर्म में तो चंद्रगुप्त सेकंड ने पूरे हिंदुस्तान में कब्जा नहीं किया था, बट जब उन्होंने प्रभावती गुप्त की शादी करवा दी थी रुद्रसेन से, तो उसके बाद वकाटक जो था वो इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त सेकंड के हाथ में आ गया। साथ ही साथ जैसे प्रभावती की शादी हुई उसके कुछ महीनों के बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, तो सारा जो साम्राज्य था वो प्रभावती गुप्त के नेतृत्व में आ गया। ये देख हमने देखी। अब हमें यह पता है कि ऊपर इस वाले हिस्से में गुप्ताज रूल कर रहे हैं, तो इस सेंटर वाले क्षेत्र पे वकाटक साम्राज्य रूल कर रहा था। गुप्ताज को फिनिश करने के बाद जो अपनी कहानी है कि गुप्ताज के बाद पावरफुल कौन से हुए डायनेस्टीज वो, और साथ ही साथ गुप्ताज के कंटेम्प्रेरी कौन कौन चल रहे हैं। तो भाई पहला अभी हमें दो जो बातें बेटा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़नी है, इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें कि अगर एग्जामिनर पूछता है कि वकाटक डायनेस्टी किसके समकालीन थी, तो वकाटक वाज कंटेम्पररी टू द गुप्ताज इन इंडिया। जब उत्तर भारत में पाटलिपुत्र पे गुप्ताज हुआ करते थे, तो मॉडर्न डे जो आपका उज्जैन है, उस उज्जैन की जगह पे जो डायनेस्टी रूल करती थी वो थी अब की वकाटक डायनेस्टी। अब ये सब कहानियां हमारे लिए इतनी खास तो नहीं बनती, बट अगर वो पूछता है कि वकाटक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, तो इनके संस्थापक का नाम पता होना चाहिए था, विंध्य शक्ति। हु इज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी? विंध्य शक्ति इज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी। ये हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बेटा, इस डायनेस्टी के सबसे जो पावरफुल रूलर हुए, रेस्ट इंफॉर्मेशन जो यहां प्रवर सेन है, ठीक है, और आखिरी जो है आपके प्रभावती गुप्त लिखा हुआ है, तो इसका मतलब विंध्य शक्ति के बाद प्रवर सेन, और प्रवर सेन के बाद जो पावरफुल रानी बनी वो हुई प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त वही लेडी है बेटा जिनकी शादी चंद्रगुप्त, मतलब जिसकी शादी चंद्रगुप्त ने सेकंड ने रुद्रसेन से करवा दी थी। अब यहां पे अगर एक सवाल ऐसा बन सकता है बेटा कि विच ऑफ दी गुप्त वकाटक रूलर, इनमें से किस वकाटक राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो भाई पता किसने करवाया था, तो एक सिंपल आंसर बन जाएगा कि अश्वमेध यज्ञ को करवाने वाला जो राजा था उसका नाम था प्रवर सेन, जो कि सेकंड पावरफुल राजा था वकाटक डायनेस्टी का। अब अश्वमेध यज्ञ का बेटा छोटा सा एग्जांपल कि एक अश्व यज्ञ होगा, घोड़ों को छोड़ दिया जाएगा, जहां तक घोड़े दौड़ते हुए जाएंगे वहां तक राजा का साम्राज्य फैलता रहेगा। इतना वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, बट फॉर द इंफॉर्मेशन वी मस्ट नो। और इसके बाद इन्होंने टाइटल लिया बेटा सम्राट का, ही टुक द टाइटल ऑफ सम्राट। तो अगर एक क्वेश्चन मैं अगर एग्जामिनर हूं तो आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं कि हु अमंग द फॉलोइंग वकाटक रूलर टेक द टाइटल ऑफ सम्राट, इनमें से किस वकाटक राजा ने सम्राट की उपाधि ली? सो द राइट आंसर इज प्रवर सेन फर्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ वकाटक, विंध्य शक्ति, एंड हु इज द लेडी रूलर ऑफ द वकाटक, सो प्रभावती गुप्त, आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेन। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर कहानी में थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं कि हमें यह तो बात पता लग गई कि सर वकाटक जो थे दे आर द कंटेम्पररी ऑफ द गुप्ताज, और किन क्षेत्रों में रूल करते थे। लेट अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ विजुअल्स। तो इन क्षेत्रों में वकाटक्स रूल कर रहे हैं बेटा, जहां ग्रीन मैप बन रहा है यहाँ पे, और जिन जिन एरियाज में ब्लू बन रहा है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्ता रूलर्स। तो ये गुप्ता से कंट्रोल में है, कुछ हिस्सा डायरेक्टली कुछ हिस्सा इनडायरेक्टली। नाउ जैसे ही बेटा यहां गुप्ताज का कोलैप्स हुआ, वैसे ही यहां पे वकाटक्स का भी अंत हो गया। जैसे ही गुप्ताज ऊपर खत्म हुए, वैसे ही समय चलते चलते वकाटक्स का भी धीरे धीरे अंत हो गया। और गुप्ताज की जगह, गुप्ताज इस नॉर्थ हिस्से में रूल कर रहे हैं बेटा, तो गुप्ताज के इस नॉर्थ वाले हिस्से में तीन पावरफुल किंगडम्स बनेंगे, तीन पावरफुल किंगडम्स बनेंगे। और वकाटक्स की जगह साउथ इंडिया में जो पावरफुल डायनेस्टी होगी दैट विल बी चालुक्याज। अब इसको समझ लें, अभी अगली आने वाले क्लास में इसको समझना है हमको। तो हमें ये समझना है बेटा, जैसे ही गुप्ताज एंड वकाटक्स फिनिश हुए, तो गुप्ताज के फिनिश होते उत्तर इंडिया में क्या हुआ कि सर तीन बड़ी पावरफुल डायनेस्टीज डेवलप होंगी, वो कौन से भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद साउथ इंडिया में जो पावरफुल किंगडम डेवलप हुआ दैट इज चालुक्याज। अब इन्हीं को समझना है बेटा कि जब पोस्ट गुप्ताज की बात करते हैं तो पोस्ट गुप्ताज में नॉर्थ इंडिया में तीन किंगडम एंड साउथ इंडिया में एक किंगडम जिसका नाम है चालुक्यास। अब इस नॉर्थ इंडिया के तीन जो पावरफुल किंगडम्स हैं उनमें से एक किंगडम है बेटा मैत्रक्स, एक किंगडम जिसका नाम है मैत्रक्स। पहली बार नाम सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दें। मैत्रक्स का मतलब क्या कि इनका जो कैपिटल है दैट इज वलाभी, एंड वलाभी इज द रीजन ऑफ गुजरात।
ध्यान दें, अब थोड़ा बात समझ ले बेटा। यहाँ पे इन क्षेत्रों में कौन रूल कर रहा है? मैत्रक रूलर्स। एग्जाम में बेटा कौन क्या आएगा अगर फाउंडर पूछे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। मैत्रक, और उसके बाद बेटा इस वाले हिस्से में जो ये सेंटर वाला हिस्सा है, यहां पे जो रूल कर रहे हैं दैट इज पुष्यभूतीज। थोड़ी इनकी स्पेलिंग्स यूनिक होंगी। दैट इज पुष्यभूतीज। और जो इस वाले क्षेत्र में रूल कर रहे हैं, इस वाले रीजन में, दैट इज मुखारीज। मुखारीज। और एक इधर पिंक वाले क्षेत्र में अगर हम ऐसा फॉर्म कर दें, सो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चालुक्य। मतलब क्या बेटा? नहीं नहीं, लोकेट करके नहीं आएगा, हम जनरली मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गुप्तास के बाद भारत का पॉलिटिकल नक्शा कैसा था, तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि दिस वाज अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें नॉर्थ इंडिया में 3 पावरफुल किंगडम्स थे। एक थे मैत्रक्स, एक थे पुष्यभूतीज, और एक थे आपके मुखारीज। और साउथ इंडिया में जो पावरफुल किंगडम था दैट इज चालुक्यास। ये पोस्ट, जैसे हमने पोस्ट मौर्य पढ़ा, तो पोस्ट मौर्य के बाद हमने पढ़ा सुंग, कनव, इंडो ग्रीक्स, ये सब पढ़े थे। कुषाण से सातवाहन, फिर गुप्तास पढ़े। गुप्तास के बाद ये पोस्ट गुप्तास है। गुप्तास के बाद भारत में और क्या चीजें हुई, तो ये नॉर्थ इंडिया में पावरफुल किंगडम्स है। अब एग्जाम में बेटा ऐसा पॉइंटर्स नहीं पूछेगा, हम इसको बस विजुअलाइज करने के लिए पढ़ रहे हैं कि ये बताओ कि भारत के नक्शे में जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पे मैत्रिक है, जो बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ मुखारीज है, जो ये सेंट्रल इंडिया वाला अपना रीजन है, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे पुष्यभूतीज नाम के राजा रूल कर रहे हैं। अब इन्हीं हाँ बेटा, हाँ उसको बेटा, उसको देखो उस समय ज्योग्राफिकल मैप हुआ करते थे, तो इन सब स्टेट नहीं थे, उसको हम आज के थ्रू आपको समझाने के लिए बेटा एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये गुजरात वाला रीजन है, ये वाला सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है। ठीक है, तो उस समय तो कुछ नहीं है, इसको गुजरात पे कोई नाम ही नहीं है इसका, इसको उस समय वलाभी कह रहे हैं, वलाभी का क्षेत्र। ठीक है, इसको जो सेंटर वाला है ये आपका थानेसर का क्षेत्र है, और जो इधर वाला क्षेत्र है ये बंगालों का क्षेत्र है। और ये जो दक्षिण भारत है यहाँ पे नर्मदा, देखिए नर्मदा नदी बहती है बेटा, यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, तो ये हम जनरली उस समय नेचुरल बाउंड्रीज बिलीव करते थे, तो यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती थी नर्मदा। सो जनरली नर्मदा के ऊपर का जो एरिया होता था उसको हम नॉर्थ इंडिया कंसीडर करते थे उस समय, और नर्मदा के नीचे का जो हिस्सा होता था उसको हम साउथ इंडिया कंसीडर करते थे। तो नर्मदा के ऊपर 3 बड़े ताकतवर राजा रहा करते थे, मैत्रक राजा, पुष्यभूतीज के राजा और मुखारीज के राजा। और साउथ इंडिया में ताकतवर राजा हुआ करते थे, दैट इज चालुक्य राजा। ये बात समझ आई बेटा? ठीक, अब इसी मैपिंग में हमें बस 1-2 बातें समझनी है बेटा। अगर एग्जाम में पूछता है बेटा मैत्रक्स एंड द फाउंडर, अगर हम बात करें दैट हु इज द फाउंडर ऑफ मैत्रक्स, तो एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई एक व्यक्ति का नाम रखेंगे भाट, उसके बाद ठीक है भटाकर्क, अजीब सा नाम है। ठीक है, भटाकर्क जो राजे हैं, ही इज द फाउंडर। तो जनरली आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया बेटा, बस मैं आपको बता रहा हूं कि पता होना चाहिए। जहां पे रूल करते थे बेटा मॉडर्न डे वलाभी, और जो आज मॉडर्न डे गुजरात एंड सौराष्ट्र का रीजन है, वहां पे ये लोग रूल किया करते थे, इनकी राजधानी ये हुआ करती थी। अगर इन केस क्वेश्चन बनता है बेटा व्हाट वाज द कैपिटल फॉर मैत्रक्स, तो बन गया वलाभी। हु इज द फाउंडर ऑफ मैत्रक्स, भाटक इज द फाउंडर ऑफ मैत्रक। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है, बाकी कुछ टेंशन नहीं लेना आपको। नेक्स्ट बेटा, मैत्रक के बाद अगले जो ताकतवर किंगडम डेवलप हुआ, अगला जो ताकतवर साम्राज्य आया, जिसे हम कह रहे थे बेटा पुष्यभूतीज, जो सेंट्रल इंडिया में रूल किया करते थे। पुष्यभूतीज के जो फाउंडर हैं, अब थोड़ा समझ ले बेटा, जो पुष्यभूतीज के फाउंडर हैं उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। कहानी को इस तरीके समझे बेटा कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमको पोस्ट मौर्य, पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धन को समझना है। ये हर्षवर्धन थे कौन? तो जनरली जो ये वाला हिस्सा है भारत का, इसको हम कहते हैं थानेसर। यहां पैटर्न को थोड़ा सही समझेंगे बेटा। थानेसर, थानेसर मॉडर्न डे जिस स्टेट में है दैट स्टेट इज हरियाणा। तो एक व्यक्ति हुए बेटा थानेसर के अंदर जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। इनकी फैमिली पर समझ लेंगे। प्रभाकर वर्धन का जो बेटा था बेटा वो था राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद इसी फैमिली में आते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है हर्षवर्धन। अब इसी फैमिली को हम इसीलिए इस फैमिली को इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि इसी फैमिली के इंपॉर्टेंस में जो राजा हुए जिनका नाम था हर्षवर्धन बेटा, इनको कहते हैं हर्षा एरा इन इंडिया। भारत में हर्ष के काल की शुरुआत हुई। अब सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझे बेटा, मॉडर्न डे थानेसर की जो जगह है हरियाणा में,
वहां पे एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। इन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना करी, इन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना करी। वही साम्राज्य इतिहास में प्रसिद्ध हुआ पुष्यभूतिज के नाम से, और जिनको कभी कभी इतिहासकार वर्धन फैमिली भी कहते हैं। बात समझ आनी चाहिए कि मैं कह रहा हूं हरियाणा के क्षेत्र में जो थानेसर है वहां पे एक परिवार की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने करी। उसी परिवार को हमने पुष्यभूति कहा और कुछ इतिहासकार इसको वर्धन साम्राज्य भी कहते हैं। और इसी परिवार के जो तीसरे सबसे ताकतवर राजा हुए उनका नाम था हर्षवर्धन। और इसको हम इस लिए हाईलाइट कर रहे हैं बेटा, बिकॉज हर्षवर्धन वो राजा हैं जो इधर बसे हुए जो आपके मैत्रिक हैं उनको खत्म करके, इधर जो बसे हुए मुखारिज उनको खत्म करके पूरे नॉर्थ इंडिया पे, मतलब नर्मदा के ऊपर का जो भी हिस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरे नर्मदा के ऊपर वाले हिस्से पे जो कंट्रोल कर लेंगे वो है आपके हर्षवर्धन। अब इस बात को इस तरीके से समझे बेटा, ये वो आखिरी हिंदू राजा हैं या बुद्ध राजा हैं जो पूरे नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल करने वाले हैं। इसके बाद कोई भी ऐसा राजा इतिहास में पैदा नहीं होगा जो पूरे उत्तर भारत पे एक साथ नियंत्रण रखेगा। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा थे, उन्होंने पूरे उत्तर भारत पे कब्जा नहीं किया था। तो आप समझ लें कि हर्षवर्धन आखिरी ऐसे राजा होने वाले हैं जिन्होंने पूरे उत्तर पे एक साथ कब्जा करके रखा था। इसलिए हर्षा एरा, गुप्ता के बाद सबसे ताकतवर जो युग है उसे कहते हैं हर्षा का युग। यहां तक बात बेटा क्लियर हो गई? ठीक, हाँ नहीं नहीं, इनके बस देखो इतिहासकार बेटा, जैसे सपोज करो मैं और आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों हिस्ट्री पढ़ते हुए मैंने आपसे बोला कि बेटा ये एक वर्धन फैमिली थी। जैसे अगर किसी व्यक्ति का नाम चंद्रगुप्त मौर्य फॉर एग्जांपल, तो चंद्रगुप्त मौर्य है तो इसलिए हमने उसको मौर्य शासक कह दिया, कि मौर्य वंश कह दिया। जरूरी थोड़ी ना कि उस टाइम पे उनका नाम मौर्य वंश ही रहा हो, क्या पता वो इस वंश से रूल भी ना कर रहे हो, अपने नाम से रूल कर रहे हो कि अशोक का साम्राज्य यहां से लेके यहां तक। हम नाम नहीं लगाते, वो तो हम इतिहास पढ़ते हुए कह रहे हैं कि इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, तो यहां से मौर्य काल की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त, इनका नाम चंद्रगुप्त था या फिर समुद्रगुप्त था, तो इनका नाम गुप्त था, इसलिए हमने कहा कि यहां से गुप्त युग की शुरुआत हुई, हर्ष युग की शुरुआत हुई। ये हमने हिस्ट्री लिखी इसलिए हमने उसको इस तरीके से कैटेगराइज किया, ताकि बाइफर्केशन के लिए कुछ आइडिया होना चाहिए कि कोई पूछे पहले क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर गुप्ता एरा, फिर हर्षा एरा, तो ये हर्षा युग की शुरुआत यहां से होती है। बात समझ गए बेटा पूरी कहानी? ठीक, अब इस कहानी के समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं कि हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एग्जामिनर क्या क्या पॉइंट पूछ सकता है। मौर्यास, गुप्तास और हर्षास, ये तीन, एक बीच में कुषाण्स, ये चार परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी देखते हैं भाई क्या पॉइंट है। पॉइंट क्या कह रहा है भाई कि हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 950 एडी। ठीक है, हर्षवर्धन जो थे 950 एडी में पैदा हुए। तो ये क्वेश्चन अगर बनता है, वैसे बनता तो नहीं, बट सेकंड सवाल क्या बन सकता है कि हर्षा युग की शुरुआत कब हुई। बेटा एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन यहां आ चुका है 1 से 2 बार। अगर वो हर्षा युग पूछे तो 606 से लेके 647, 606 से लेके 647 एडी जो है या फिर सीई जो है, ये हर्षा का एरा माना जाता है। दिस इज अ हर्षा एरा, ये हर्षा का युग है, हर्षा का काल है। ठीक, उसके बाद आगे कहानी में बढ़े तो कहानी आगे ये कहती है कि भाई हर्षवर्धन जो थे वो प्रभाकर वर्धन, समझे बात को, हर्षवर्धन का जन्म यहां हुआ था। वहां एक प्रसिद्ध राजा हुए प्रभाकर वर्धन जो थानेसर पे रूल किया करते थे, या थानेसर में उन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना करी जिनको पुष्यभूतिस और जिनको कभी कभी वर्धन भी कहा जाता है, जिनको पुष्यभूति और वर्धन भी कहा जाता है। शुरुआत में जो हर्षवर्धन है ये हिंदू राजा है, लेकिन अंत में जाते जाते ये अपने आप को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर सवाल आता है कि हर्षा वॉज अ फॉलोवर, जैसे अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया था तो हर्षा ने भी बुद्धिज्म को अपना लिया था। इन्होंने शादी करी एक रानी से जिनका नाम था दुर्गावती। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ने के लिए ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इनके समय भारत में एक चीनी यात्री आया बेटा, अ चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम था वेनसांग। बहुत इंपॉर्टेंट, पाहियान आए थे चंद्रगुप्त के समय, या ये है वेनसांग, ज़ुआंगज़ांग जिसे हम वेनसांग कहते हैं। वेनसांग ने भारत में विजिट किया था हर्षवर्धन के समय, और इन्होंने हर्षा के काल में 15 साल यहां रुके और एक पुस्तक की रचना करी जिसका नाम था सी यू की। अब एग्जाम का 2 सवाल तैयार हो गया बेटा कि हर्षा के काल में भारत में कौन सा चीनी यात्री आया। सर वेनसांग, वेनसांग यहां हमने लिखा हुआ है कि वेनसांग नामक एक व्यक्ति क्या भारत में आया इनके काल में। दूसरा, वेनसांग ने एक किताब की रचना करी बेटा, उस किताब का नाम क्या है, सी यू की,
एक एग्जाम सवाल हो गया कि सीयूकी के रचनाकार कौन है, तो वेन सांग किसके समय भारत आए थे, हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन का काल कब से कब तक है, 606 से लेके 647 तक। अब हर्षवर्धन बेटा अचानक ताकतवर किस लिए हो गए, जैसे मैंने कहा था कि इस तरफ वाला जो गुजरात वाला क्षेत्र था वहां मैत्रक थे, इधर वाले क्षेत्र में मुखारीज थे, सेंटर में कौन बैठा हुआ था, हर्षवर्धन या थानेसर के। तो एक कहानी समझ लें इस तरीके से कि ये गुजरात वाला क्षेत्र है जहां पे मैत्रक है, ये सेंटर वाला क्षेत्र जहां पे हर्षा है, और यहां पे जो क्षेत्र है वो मुखारीज का है। तो जनरली क्या हुआ बेटा कि यहां से यहां एक सादी समझौता हो गया, तो इसका मतलब यहां से यहां एक वो हो गया, मैरिज अलायंस हो गई। जब मैरिज अलायंस हुई, बात समझ ले, जब बन गया नक्शा, जब मैरिज अलायंस हुई तो मैरिज अलायंस के बाद ये दो तो परिवार संबंधी हो गए, और उसके बाद ये जो था छोटा सा परिवार, इसको पॉलिटिकल अलायंस से हर्षवर्धन ने जीत लिया।